पूरे 2 दिनों से प्रमोद बुखार में तड़प रहा था, पर घर के लोगों को फुर्सत ही नहीं थी कि उसकी देखभाल करें। यहाँ तक कि उसकी पत्नी प्रिया भी अपने कजन की शादी में इस कदर व्यस्त थी कि उसे पूरी तरह नौकरों के सहारे छोड़ दिया गया था। प्रमोद को प्यास लगी थी, पर उसे किसी को भी पुकारने की इच्छा नहीं हुई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी यह दुर्दशा होगी, पर अपनी इस स्थिति के लिए किसे दोष देता। घर जमाई बनकर इस घर में रहने का उसका खुद का फैसला था। वह पत्नी को भी बेवफा और स्वार्थी कैसे कह सकता था। बस एक गलत कदम और उसकी जीवन की दिशा ही बदल गई। उसके पापा कैलाश नाथ जी, जो कभी उसके सबसे अपने थे, जो उसकी सबसे ज्यादा चिंता करते थे, जो उसके आदर्श गाइड, फिलोसफर और साथ ही माँ भी थे, उन्हीं पर उसने शक किया, उनसे घृणा की, जिसका परिणाम अब भुगत रहा था। आज उसे अपनी माँ वंदना देवी की भी बहुत याद आ रही थी, जो उसकी छोटी से छोटी खुशी के लिए भी अपनी बड़ी से बड़ी खुशी कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। उसके एक पुकार पर अपने सारे काम छोड़ उसके आगे पीछे दौड़ती रहती थी। यदि कभी उसे हल्का सा बुखार भी आ जाता तो वह कभी उसका सिर सहलाती, कभी पैर दबाती। इस बात के लिए पापा अक्सर उन्हें समझाते, थोड़ा बहुत बुखार हो जाना सामान्य सी बात है, इसमें घबराने की क्या बात है। तुम्हारे इस तरह घबराने से मैं भी नर्वस हो जाता हूँ। यदि उसे स्कूल से आने में जरा सी देर हो जाती तो वे सड़क पर आ खड़ी होती। उनका सुबह से शाम तक का समय उसी के इर्द गिर्द गुजरता था। 10th में जब प्रमोद को 93% मार्क्स मिले तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाई, पर जल्द ही उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई। उन्हें लिवर का कैंसर हो गया। जैसे ही डॉक्टरों ने उनके जीवन को 3 महीनों में सीमित कर दिया, उन्हें सबसे ज्यादा यही चिंता खाई जा रही थी कि उनके बाद उनके बेटे का उनकी तरह ख्याल कौन रखेगा। उन्होंने काफी सोच समझकर अपने बचपन की सहेली और दूर के रिश्ते से बहन आशा को अपने 5 वर्षीय बेटी कंचन के साथ अपने पास बुलवा लिया था। आशा असमय ही विधवा हो गई थी और बेटी के साथ कोई आश्रय ढूंढ रही थी। हालात ऐसे थे कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी, इसलिए दोनों के बीच एक अपनत्व भरा रिश्ता कायम हो गया था। वंदना के ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण कठिन समय में आशा ने उसके पूरे घर परिवार को अच्छी तरह संभाल लिया था, तो वंदना ने भी कंचन को एक अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाकर उसकी सारी जिम्मेदारी उठा ली थी। धीरे धीरे दोनों माँ बेटी उस परिवार का एक अभिन्न अंग बन गए थे। आशा को प्रमोद का पूरा ख्याल रखते और पुत्रवत प्यार करते देख वंदना ने उससे वादा लिया था कि उसके नहीं रहने पर वह उसके पुत्र को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, ताकि वह निश्चिंत हो इस दुनिया को छोड़ सके। आशा से वादा लेने के महीना भर बाद ही वह काल के गाल में समा गई थी। वंदना के नहीं रहने पर आशा ने अपना वादा निभाया। प्रमोद की देखभाल के साथ साथ उसको मानसिक सहारा भी दिया। उसे मां की इच्छा पूरी करने के लिए प्रोत्साहित करती रहती। मां के जाने के बाद प्रमोद पूरी तरह टूट गया था। मां को भूलना उसके लिए आसान नहीं था। फिर भी उसने अपना पूरा ध्यान और शक्ति पढ़ाई में लगा दी, क्योंकि उसे अपनी मां की इच्छा जो पूरी करनी थी। उसकी मेहनत रंग लाई और उसका एडमिशन IIT कानपुर में हो गया। कानपुर जाकर वह ऐसा पढ़ाई में रम गया कि कम ही घर आता। पर मां की मृत्यु ने उसके पापा को भी मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़कर बिखेर दिया था। फिर भी वह प्रमोद की देखभाल और उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए पहले से ज्यादा तत्पर रहते। एक आशा मौसी ही थी जो 3 सदस्यों के बीच कड़ियां जोड़ती रहती। जब वह इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में था तो उसे नैनीताल में रहने वाले उसके एक दोस्त कुणाल ने सूचित किया कि उसके पापा ने आशा मौसी से शादी कर ली है। सुनते ही दुख, क्षोभ और घृणा से उसका सर्वांग थरथरा उठा। इतनी बड़ी बात हो गई और पापा ने उसे बताना भी जरूरी नहीं समझा। वो तो उसके सबसे अपने थे। फिर उसे इतना पराया क्यों कर दिया कि उससे पूछना भी उन्होंने जरूरी नहीं समझा। उसके अंदर उथल पुथल सी मची हुई थी। फिर भी उसने पापा को फोन नहीं किया। 2 दिनों बाद उसे पापा का भेजा हुआ लिफाफा मिला। उसे समझते देर नहीं लगी कि फोन से बोलने की हिम्मत नहीं हुई तो लिखकर भेजा है। गुस्से में लिफाफे के टुकड़े टुकड़े कर डस्टबिन में डाल दिया। रात भर मां को याद कर निशब्द रोता रहा। दूसरे दिन ही उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि वह कभी लौटकर नैनीताल नहीं जाएगा। पापा ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, कानपुर तक आए। वह मौन साधे बैठा रहा। पापा ने उसे बहुत समझाया कि इस शादी से तुम्हारे जीवन में कोई अंतर नहीं आया है, सब कुछ पहले जैसा ही है। आज भी हम दोनों तुम्हारे उतने ही अपने हैं
जितना कि इस शादी से पहले थे। पर वह नहीं माना तो नहीं माना। पापा के शादी करते ही उसे वह घर पराया लगने लगा था। जिस आशा मौसी में कभी उसे माँ के दर्शन होते थे, अब छलनामयी विमाता नजर आने लगी थी। फाइनल ईयर का रिजल्ट आते ही उसे नौकरी मिल गई थी। बिना घर पर सूचित किए वह रांची आ गया था। घर के सभी लोग परेशान थे। वह भी काफी अकेला और दुखी रहने लगा था। उसी दौरान अपने साथ काम करने वाले रितेश से कुछ ज्यादा ही जुड़ गया था। रितेश के घर उसे पनाह मिली। रितेश की मां के लिए वह बहुत जल्दी अपने बेटों से भी प्यारा हो गया। फिर तो रितेश की मां राधिका देवी ने झटपट इस बेशकीमती नगीने को अपनी बेटी प्रिया की अंगूठी में जड़ने में जरा भी देर नहीं लगाई। पहले तो घर बैठे बिठाए बिना किसी दान दहेज के मिले इस दामाद को उस घर में खूब मान सम्मान और प्रेम मिला। प्रिया भी खुश रहती। ससुराल की वर्जनाओं से मुक्त यहाँ घूमने फिरने की पूरी आजादी थी। प्रमोद ने भी सहर्ष वही रहने का फैसला ले लिया। पर जल्द ही प्रमोद को एहसास होने लगा था कि घर में चाहे वह जितना भी खर्च करे, उसका मान सम्मान घर के बेटों सा नहीं था। साथ ही मायके में रहने के कारण पत्नी का बड़ बोलापन भी बढ़ रहा था। प्रमोद की देखभाल और ख्याल रखने के बदले उसे अपने बनाव श्रृंगार और शॉपिंग की धुन रहती। दिनों दिन उसके मौज मस्ती की सीमाएं बढ़ती जा रही थीं। नए नए आधुनिक ढंग के कपड़े गहनों पर उसका ज्यादा ध्यान रहता। पति उसके लिए बस पैसा कमाने का मशीन मात्र था। सासू माँ जो पहले उसकी माँ होने का दावा करती थी, अब उसे सुनाना शुरू कर दिया था कि हमेशा घर में रहने वाले की रोज रोज आव भगत तो नहीं हो सकती। प्रमोद को आव भगत की चिंता नहीं थी। उसे तो उसी प्यार की तलाश थी जो उसके माता पिता कभी उससे करते थे। धीरे धीरे सबके दिल में उसके लिए प्यार घटते ही जा रहा था। अब तो स्थिति यह हो गई थी कि उसके बीमार होने पर भी किसी के पास समय नहीं था कि उसकी देखभाल करें। प्रमोद को लगने लगा था कि अपने पैरों पर उसने खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। तभी अपनी पत्नी प्रिया की आवाज सुनकर उसकी तंद्रा भंग हुई। वह रामू से कह रही थी, साहब उठे तो उनसे पूछकर दवा और खाना दोनों खिला देना, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। प्रिया के जाते ही वह उठ बैठा। अब घर में सिर्फ वह और रामू थे। अचानक उसके मन में अपने पापा और आशा मौसी की स्मृति मुखर होने लगी। उनका प्यार याद कर उसका मन विकल हो उठा। वह तुरंत उठकर कपड़े बदलकर और कुछ कपड़े बैग में डाल ड्राइवर को गाड़ी निकालने के लिए बोला। अब और अपमान का दंश झेलना उसे गवारा नहीं था। ऑफिस से पूरे 1 महीने की छुट्टी ले उसी समय नैनीताल के लिए रवाना हो गया। रात भर के सफर के बाद वह नैनीताल पहुंच गया। जैसे ही गेट खोलकर अंदर आया तो उसने देखा कि सामने ही पथरीले आंगन में बैठी आशा मौसी चावल बीन रही थी, पहले की तरह अपने काम में मगन। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उनके बगल में प्रमोद आ खड़ा हुआ। जैसे ही उसने झुककर मौसी के चरण स्पर्श किए तो उसने चौंक कर सिर उठाया। अपने सामने प्रमोद को देखकर थोड़ी देर के लिए एकटक देखती रह गईं। फिर उसे खींचकर सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी। आहट सुन पापा भी बाहर आ गए। उसे देखकर उनकी आंखें भी छलक आईं। बेटे को लिए हुए वह घर के अंदर आ स्नेह से उसकी पीठ थपथपाते हुए उसके करीब आकर बैठ गए। प्रमोद को महसूस हुआ कि अपने ऐसे होते हैं जिन्हें अपने मान अपमान से ज्यादा अपनों की चिंता होती है, जिन्हें अपना रिश्ता तोड़ने के बदले झुकना पंसद होता है। वर्षों बाद ढेर सारा प्यार, स्नेह और अपनापन पाकर वह आत्मविभोर हो उठा। घर आकर उसे बेहद शांति का अनुभव हुआ। जीवन में मिले अपमान, ठोकरें और बेगानेपन ने उसे अपनों का महत्व समझा दिया था। रात में खाना खाने के बाद मौसी ने उसका बिस्तर उसके उसी पुराने चिर परिचित कमरे में लगवा दिया। वह सारा काम समाप्त कर उसके सिरहाने आ बैठी। पहले की तरह ही सिर सहलाते हुए बोली, मैं जानती हूँ मैं ही तुम्हारी अपराधी हूँ, पर तुम मेरा विश्वास करो, यह शादी हमें मजबूरी में करनी पड़ी। वंदनादि के गुजर जाने के बाद आस पड़ोस के लोगों के शर्मनाक फप्तियों ने हमारा जीना मुहाल कर दिया था। खुलेआम लोग हमें बदनाम कर रहे थे। कंचन को भी तानों उलाहनों से लोग परेशान कर रहे थे। हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। हम दोनों माँ बेटी इस घर में पूरी तरह सुरक्षित थे। तुम्हारे पिता के लिए भी अपना घर और नौकरी दोनों इस उम्र में संभालना मुश्किल था, इसलिए ही हम दोनों ने शादी का फैसला लिया। हमारे इस फैसले को तुम समझ नहीं सके और तुमने घर छोड़ दिया। तब से मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अगर तुम नहीं चाहोगे तो चाहे मुझे जितनी भी कठिनाइयां झेलनी पड़े, मैं इस घर में नहीं रहूंगी। कंचन को साथ ले घर छोड़ दूंगी, पर अब तुम्हें इस घर से जाने नहीं दूंगी। मैंने वंदनादि को वचन दिया था
कि तुम्हारी खुशियों का पूरा ख्याल रखूंगी, फिर भला मैं कैसे तुम्हारी खुशियों के आड़े आ सकती हूँ। उनकी आंखों से उनका वात्सल्य आंसुओं के रूप में उमड़ पड़ा। थोड़ी देर तक वह निशब्द रोती रही। जब उठकर जाने लगी तब प्रमोद ने उनका हाथ थामते हुए कहा, मौसी, क्या आप अपने इस नालायक बेटे को एक बार माफ नहीं कर सकती? मैं वादा करता हूँ आगे आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैंने एक और गलती की है, बिना आप लोगों को बताए मैंने शादी कर ली। आशा है आप दोनों मुझे माफ करेंगे। अरे सच, मेरी बहू को कहाँ छोड़ आए? उसे साथ क्यों नहीं लाए? जाने कब से दरवाजे पर खड़े उन दोनों की बातें सुनते उसके पापा कमरे के अंदर आ गए। पहले अपना ट्रांसफर तो नैनीताल करवा लूं, फिर हमारा पूरा परिवार साथ रहेगा। फिर तो देर तक आपस में घर परिवार और बहू की बातें होती रहीं। जब सब सोने चले गए तो वह बैठकर प्रिया को मैसेज भेज रहा था, अब मैं लौटकर घर जमाई बनने तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। अगर तुम मेरे साथ मेरे घर की बहू बनकर रहना चाहती हो तो तुम्हें अब नैनीताल आकर मेरे पास रहना होगा, मेरे माता पिता के साथ, वरना आगे तुम खुद समझदार हो। प्रिया ने भी मौके की नजाकत को समझा और वो भी प्रमोद के साथ ही अपने ससुराल में रहने लगी। अब पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगा। तो दोस्तों, यदि ये कहानी आप लोगों को पसंद आई हो और इसी तरह की और भी कहानी सुनने के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।